मरीना ने मास्कमैन के दिमाग में आकर कहा, तुम यकीनन योगा के माहिर हो, इसीलिए बड़ी फराखदिली से दिमाग में जगह दे रहे हो। हाँ, यही बात है। वैसे तुमने राब्ता करके दोस्ती की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। अब हमारा हर कदम तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती के लिए उठेगा। सुपरमास्टर और दूसरे आला हुक्काम की मेहरबानियों से मैंने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया है। फिर तुम कैसे तवक्को करते हो कि मैं अपने मुल्क और कौम की वफादार नहीं रहूंगी और तुम्हारी झोली में आ गिरूंगी? सुपरमास्टर के तमाम टेलीपैथी जानने वाले एक एक करके सोनिया के हत्थे चढ़ गए या किसी बहाने अपने मुल्क से निकल आए। किसी भी मुल्क के तमाम बाशिंदे मुहिब वतन नहीं होते, कुछ गद्दार भी होते हैं। मैं सिर्फ अपने मुताल्लिक कहती हूँ कि आखिरी सांस तक सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम करती रहूंगी। हम और तुम नदी के दो किनारे हैं, कभी नहीं मिल सकेंगे। तो फिर मेरे पास आने का मकसद क्या है? पहले तो ये बताने आई हूं कि मैंने फराद अली तैमूर के बेटे पारस को अपना गुलाम बना लिया है। क्या तुम यकीन करोगे? ये यकीन करने की बात नहीं है, लेकिन तुमने अचानक ही तजस्सुस और दिलचस्पी पैदा कर दी है। जैसे कारनामे तुम अंजाम दे रही हो, उसके पेश नज़र किसी हद तक पारस के गुलाम बन जाने का यकीन किया जा सकता है। वो अपने बाप की तरह याश है और सुना है तुम हुस्न का शाकार हो और गज़बनाक शबाब के हामिल हो। मैंने पारस को हुस्न व शबाब से नहीं, अपनी सलाहियतों से असीर किया है। तुमसे भी ज़्यादा सलाहियतों वाले मौजूद हैं, लेकिन वो कभी पारस और अली तैमूर को ज़ेर न कर सके। तुम अपनी सलाहियतों पर बजा तौर पर फ़ख्र कर सकती हो, लेकिन तन्हाई में बैठकर गौर करो, फिर ये ज़रूर तस्लीम करोगी कि वो फराज़ादा तुम्हारे हुस्न व शबाब का चारा देखकर दाम में आया है। मैं बहस नहीं करना चाहती। मैंने फैसला किया है कि तमाम टेलीपैथी जानने वालों को तारीख कैद खाने में पहुंचाऊंगी, ताकि वो मेरे मुल्क के खिलाफ किसी दूसरी सुपर ताकत के लिए कभी काम ना कर सकें। अभी 5 कैदी हैं, जल्द ही बाकी भी मेरी गिरफ्त में आ जाएंगे। अगर तुम सिर्फ टेलीपैथी जानने वालों को अगवा कर रही हो, तो फिर पारस को किस मकसद के लिए कैदी बनाया है? क्या ये सीधी सी बात समझ में नहीं आती कि पारस की दीवानी जो उसकी तलाश में निकलेगी तो मैं उसे फांस कर काल कोठरी में ले जाऊंगी। मंसूबा अच्छा है, लेकिन 10-11 माह तक तुम जो पर हाथ नहीं डाल सकोगी, क्योंकि वो पारस के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं सब्र तहम्मुल से काम करती हूँ, मुझे जल्दी नहीं है। मैं 11 माह तक इंतज़ार कर लूँगी। ज़रा अपने तरीक़ेकार पर गौर करो। तुम अपने किरदार पर सब्र तहम्मुल का पर्दा डाल रही हो, जबकि दरपर्दा 11 माह तक पारस से बहलती रहोगी। तुम मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हो, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता। चलो अब काम की बात करो। तुम लोग एल्पा का ब्रेन ऑपरेशन करा चुके हो, कई डॉक्टर उसे दिन रात अटेंड करते होंगे। बिल्कुल उसी तरह मेहनत हो रही होगी जिस तरह कभी जो पर हो चुकी है। क्या एक ठोकर के बाद दूसरी ठोकर भी खाना चाहते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, एल्पा भी जो की तरह पारस की हो जाएगी? पारस की नहीं, हमारी होगी। हमारे हुक्काम ने उसे टेलीपैथी का इल्म दिया है। मैं तुम्हें समझाने आई हूँ, हमारी चीज़ हमें वापस कर दो, वरना जब भी तुम उसे मैदान अमल में लाओगे, मैं उसे तारीख कैद खाने में पहुंचा दूंगी। मास्कमैन ने कहा, हमने टेलीपैथी जानने वालों के सिलसिले में बड़े नुकसानात उठाए हैं। इस बार हम इतने मोहतात हैं कि अल्पा पर किसी का साया नहीं पड़ने देंगे। हमें तुम्हारे तारीख कैद खाने वाला तरीका बहुत पसंद आया है। ऑपरेशन के बाद अल्पा के जहन को तारीकी का आदी बनाया जा रहा है। हम उसे एक वसी व अरीज़ ज़ेर ज़मीन महल में रखेंगे, जहाँ सूरज या बिजली की रोशनी कभी नहीं पहुँचेगी। वो कभी घुटन महसूस नहीं करेगी। वो यही समझती रहेगी कि एक महदूद और तारीक दुनिया में पैदा हुई है और एक दिन इसी तारीकी में मर जाएगी। मास्कमैन ने ज़रा तवक्कुफ़ किया, फिर कहा, यह तो ज़ेर ज़मीन तारीक महल की बातें हैं। वो कभी उस महल से बाहर नहीं आ सकेगी और दूसरों का रास्ता रोकने के लिए बड़ी जानलेवा हिफाजती इंतज़ामात किए गए हैं। मैं उन इंतज़ामात के मुताल्लिक कुछ नहीं बताऊंगी। जब ज़िंदगी से बेजार हो जाओ तो एल्पा की तरफ जाने का इरादा कर लेना। तुम इरादे की बात करते हो? मैं अपने मुल्क के एक एक टेलीपैथी जानने वाले को हासिल करने की कसम खा चुकी हूँ, फिर एल्पा को कैसे छोड़ूंगी? जानलेवा हिफाजती इंतज़ामात की धौंस न जमाओ। अपने वतन के लिए ज़िंदगी को दाव पर लगाकर फराद की फैमिली से टकरा रही हूँ। तुम लोग क्या चीज़ हो? वो अपने हौसले और अज़्म की बातें करके मास्कमैन के दिमाग से चली आई। अपनी जगह हाजिर होकर खाली खाली नज़रों से एक तरफ तकने लगी। वो थोड़ी देर तक न कुछ सोचना चाहती थी, न सोच के ज़रिए किसी से बोलना चाहती थी। उसे 10 मिनट बाद सुपर मास्टर के पास जाना था, अपने मुल्क के आला हुक्काम से कुछ बोलना था, इसलिए 10 मिनट तक खामोश रहने की कोशिश करने लगी। वो पारस को अपना मामूल और ताबेदार बनाने और उसे तारीक कमरे में पहुंचाने के बाद भूल जाना चाहती थी, मगर जाने क्यों बदन में दर्द होता तो पारस जोड़ जोड़ में दुखने लगता था। बेख्तियार अंगड़ाइयाँ आने लगती थीं। बिस्तर पर लेटने के बाद तकिए को बाजुओं में लेकर सीने से लगाए रखने को जी चाहता था। वो ऐसा करती थी,
तकिया उसके संग होता था, लेकिन उस संग दिल की तरह संग नहीं होता था। वो चौंक गई। अभी उसने सोचा था कि कुछ नहीं सोचेगी, मगर उसे सोच रही थी। वो तन्हा कितने ही मामलात में मसरूफ रहती थी। सोचने और गौर करने के लिए बतेरे मामलात थे, मगर सोच पारस की तरफ चली जाती थी। ये कुदरत का कानून है। बच्चा अपनी माँ की तरफ लपकता है, बूढ़ा अपनी कब्र की तरफ जाता है, और जवानी अपने जल्लाद की तरफ भागती है। अपनी अपनी उम्र के मुताबिक सोच बेलगाम होती रहती है। मैरीना को सोच की बेख्तियारी पर इख्तियार नहीं था। वो अपने जहन से पारस को भगाकर सुपर मास्टर के पास आ गई। कुछ आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। शराब का दौर चल रहा था। उसने सुपर मास्टर से कहा, मैं आ गई हूं। सुपर मास्टर ने उसकी आमद का ऐलान किया। फौज के नए जनरल ने कहा, मिस मैरीना, तुम्हारे अंकल ने जनरल के ओहदे पर रहकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब तुम किस लिए आई हो, और ये हमें एक जगह बुलाने का क्या तरीका है? तुमने सुपर मास्टर को धमकी दी थी। हम अपने सुपर मास्टर की सलामती के लिए अहम मसरूफियात छोड़कर आए हैं। क्या इस दिन के लिए हमने तुम्हें टेलीपैथी का इल्म दिया था? वो कहने लगी, आप लोगों ने बच्चों के हाथों में बंदूक दे दी, मगर उसे चलाने का तरीका नहीं सिखाया। तमाम टेलीपैथी जानने वाले नौजवान और नादान थे। जिस तरह मैं अपनी हिफाजत आप करती आई हूं, उस तरह हमारे दूसरे जवान न कर सके। सोनिया उन्हें ट्रैप करती और उसका इल्ज़ाम मेरे अंकल पर आता। मैं पूछती हूँ, मेरे अंकल कसूरवार हैं तो मैं दुश्मनों के हत्थे क्यों ना चढ़ गई? तुम गैर मामूली जहानत रखती हो। इसका मतलब है जो नौजवान ट्रैप किए गए हैं वो ज़हीन ना होने के बाइस दुश्मन के हाथ लग गए। उनकी नादानी और नातजुर्बेकारी की जिम्मेदार मेरे अंकल नहीं हैं। क्या तुम अपने अंकल की तरफ से सफाई पेश करने आई हो? सिर्फ सफाई पेश नहीं कर रही हूँ, उनके दौर में मुल्क को जो नुकसान पहुंचा है उस नुकसान को फ़ायदे में बदल रही हूँ। मैं अपने मुल्क के तमाम टेलीपैथी जानने वालों को एक एक करके वापस ला रही हूँ। सबने हैरानी से सुपर मास्टर को देखा, क्योंकि वो उसी की ज़बान से बोल रही थी। एक ने पूछा, तुम उन्हें कब ला रही हो? वापस लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं फिर उन्हें आप लोगों के पास पहुंचा दूंगी और सोनिया वगैरह को मौका दूंगी कि वो फिर आपके कमज़ोर हिफाजती इंतजाम से उन्हें निकाल कर ले जाए। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे अंकल पर नहीं, आप लोगों पर भी थी। आप सबको अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम फजूल बातों में हमारा वक्त ज़ाया ना करो। आपके वक्त और आपकी जहानत को मैं नहीं, ये शराब ज़ाया कर रही है। अगर जहानत की बातें आपकी समझ में आती हैं तो गौर से सुने। मैंने दुश्मनों से अपने 4 टेलीपैथी जानने वालों को छीन लिया है और उन्हें एक तारीख कैद खाने में सलामती से रखा है। क्या अपने मुल्क के जवानों को तारीख कैद खाने में रखना दानिशमंदी है? हाँ, दानिशमंदी है। दुश्मन ख्याल खानी करने वाले उन चारों दिमागों में जाकर ये मालूम करने में नाकाम हो गए हैं कि उन्हें कहाँ कैद किया गया है। दुश्मन उन चारों से कोई काम भी नहीं ले सकते। इस तरह वो हमारे टेलीपैथी के हथियारों को हम पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, बात कुछ समझ में आती है, मगर उन चारों से हम क्या फ़ायदा उठाएंगे? मैं आहिस्ता आहिस्ता नफसियाती तरीक़ों से उनके हवास पर छा रही हूँ। चुपके चुपके मालूम करती रहती हूँ कि कोई दुश्मन कब उनके दिमागों में आता है, फिर मौका पाते ही उन पर तनवीमी अमल करती हूँ। एक दिन जब मैं उन्हें तारीख कैद खानों से बाहर लाऊंगी तो उनके चेहरे और उनके जहन बदल चुके होंगे। उनकी आवाज़ और लहजा भी बदल जाएगा। दुश्मन ख्याल खानी करने वाले उनके दिमागों तक नहीं पहुँच सकेंगे और न ही उनका सुराग लगा सकेंगे। एक ने कहा, वाकई तुम्हारी प्लानिंग ज़बरदस्त है। सोनिया और उसकी टीम से अपने 4 ख्याल खानी करने वालों को छीन लेना कोई मजाक नहीं है। तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। दूसरे ने कहा, लेकिन मैरीना, तुमने इस पहलू पर गौर नहीं किया कि अब सोनिया वगैरह होशियार हो गए होंगे। अब तुम हमारे बाकी टेलीपैथी जानने वालों को हासिल नहीं कर सकोगी। मैं कच्चे मंसूबे नहीं बनाती, तन्हा रहती हूँ, शराब नहीं पीती, अय्याशी नहीं करती, खूब सोच समझ कर प्लान तैयार करती हूँ। क्या आप यकीन करेंगे कि मैंने फराद के बेटे पारस को भी तारीख कैद खाने में पहुँचाकर तनवीमी अमल के ज़रिए ग़ुलाम बना लिया है। पहले तो सभी चंद लम्हों तक सकते में रहे। फिर एक हाकिम ने बेयकीनी से कहा, क्या तुम अपनी उम्र से ज़्यादा नहीं बोल रही हो? आप हॉटलाइन पर सोनिया सलमान वास्ती या बाबा साहिब के इदारे के ज़िम्मेदार अफराद से मालूम करें, वो तस्दीक कर देंगे। नए जनरल ने कहा, मैरीना, तुम हम में से किसी की ज़बान से गुफ्तगू करो, सुपर मास्टर को हॉटलाइन पर तस्दीक करने दो। मैं अपने दावे की तस्दीक होने के बाद ही गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगी। सुपर मास्टर ने जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी से रब्ता किया, फिर कहा, मुझे एक इत्तला मिली है, आप इस इत्तला की तस्दीक फरमाएंगे? उन्होंने फरमाया, अगर वो बात मुझ नाचीज़ के इल्म में हुई तो ज़रूर तस्दीक करूँगा। क्या फराद का बेटा पारस किसी दुश्मन की क़ैद में है? अल्लाह बेहतर जानता है, मैंने आंखों से नहीं देखा।
सलमान वास्ती की ज़बान से सुना है कि पारस को किसी तारीख कमरे में कैद किया गया है और उसे कैद करने वाली एक लड़की मैरिना डिफोंजा है। चूंकि सलमान वास्ती कभी झूठ नहीं बोलता है, लिहाजा मैं उस सच्चे इंसान के हवाले से इस इत्तला की तस्दीक करता हूँ। सुपर मास्टर ने शुक्रिया कहकर राब्ता ख़त्म किया। फिर आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान से कहा, मैरिना ने सच कहा है। जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी ने तस्दीक की है। सब ने खुश होकर बारी बारी कहा, मैरिना, ब्रेवो, शाबाश, तुमने तन्हा वो काम किया है जो हमारी पूरी फौज न कर सकी। अली तैमूर मक्खन के बाल की तरह हमारी मुसल्लह फौज के दरमियान से निकल गया था। पारस भी एक ऐसा ही तूफान है जिसे तुमने मुट्ठी में बंद कर लिया है। बाय गॉड, तुम्हारी जितनी भी तारीफ़ें की जाएं कम हैं। वो कहने लगी, मैं तारीफ़ों से कभी खुश नहीं होती। आप ये सोचें और बताएं कि मैंने पारस को किस लिए कैदी बनाया है। एक ने कहा, पारस सोनिया का लाडला है, तुमने सोनिया की कमर तोड़ दी है। मैरिना ने कहा, अभी आपने कहा था कि 4 टेलीपैथी जानने वालों को छीन लेने के बाद मैं बाकी जवानों को वापस नहीं ला सकूंगी, क्योंकि सोनिया और उसके साथी होशियार हो गए हैं। इतनी सी बात मैं भी समझती हूँ, इसीलिए पारस जैसे मोहरे को जकड़ लिया है। अब उसके बदले सौदा करूंगी। पारस इसी शर्त पर उन्हें वापस मिलेगा कि वो पहले हमारे टेलीपैथी जानने वाले वापस करेंगे। एक ने कहा, यह हुई नहले पे दहले वाली बात। दूसरे ने कहा, आज तक किसी ने सोनिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। हम तुम्हें सलाम करते हैं। वो फौजी अंदाज में सैल्यूट करने के लिए उठा। दूसरे भी उठ गए। उनमें से कई नशे के बाइस टगमगा रहे थे। मैरिना ने कहा, नशे का सलाम पानी का बुलबुला होता है जो उभर कर मिट जाता है। आप सुबह उठें तो ये सलाम और मेरी तारीफ़ें भूल चुके होंगे। नए जर्नल ने कहा, हम नशे में नहीं हैं, बस ज़रा सुरूर आ गया है। एक हाकिम ने कहा, मैं पूरे होशो हवास में हूँ और पूछता हूँ कि तुम हमारे ख्याल खानी करने वाले जवानों को कब यहाँ ला रही हो। मैं जवाब दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नशे में नहीं हैं तो बताएं मैंने क्या जवाब दिया था। सब सोच में पड़ गए। एक फौजी अफसर ने अपना गिलास खाली करते हुए कहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तुमने जवाब दिया था कि ठहरो, ज़रा एक और पैक बना लूँ। वो खाली गिलास में विस्की डालने लगा। दूसरे ने कहा, भाई मैरिना, तुमने कहा था पहले अपने जवानों के चेहरे, दिमाग और लहजे बदलोगी, फिर उन्हें यहाँ लाओगी। सब ने तायीद की, ठीक तुमने यही कहा था। वो कहने लगी, मुझे अफसोस है आप लोग मेरी बातें तवज्जो से नहीं सुन रहे थे, या फिर नशे ने भुला दिया है। मैंने साफ इनकार किया था कि टेलीपैथी जानने वालों को आपके पास नहीं लाऊंगी। क्यों नहीं लाओगी? इस सवाल का भी जवाब दे चुकी हूँ। फिर एक बार सुन लें, आप लोग माजी में अपने जवानों की हिफाजत ना कर सके। आपके इंतजामात, आपके मंसूबे सब कमज़ोर थे। मैं अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को ख़तरात मोल लेकर बड़ी मेहनत से वापस ला रही हूँ। उन्हें फिर एक बार अगवा होने के लिए आप लोगों की तहवील में नहीं दूंगी। वो सब मेरी पनाह में रहेंगे। ये सरासर हिमाकत है। तुम उन्हें लंदन में छुपाओगी। पेरिस वहाँ से 1 घंटे के फासले पर है और वो फराद और सोनिया का शहर कहलाता है। तुम दुश्मनों के करीब रहने का बचकाना फैसला कर रही हो। वो कहने लगी, मुझे याद है आप लोगों की उल्टी सीधी ट्रेनिंग के नतीजे में सारे जवान दुश्मनों की झोली में चले गए। जब आप जैसे बुजुर्ग और तजुर्बेकार फौजी अफसरान नाकामी पर नाकामी का मुंह देखते आए हैं तो आप लोगों की दी हुई ट्रेनिंग अंजाम कार नाकामी ही लाएगी। इसलिए मैं अपने तौर पर काम कर रही हूँ। मुझे सियासत और हुकूमत करने का शौक़ नहीं है। यहाँ सिर्फ टेलीपैथी का शोबा मेरे हाथ में रहेगा। तमाम ख्याल खानी करने वाले जवान मेरे मातहत बनकर रहेंगे और मेरे अहकामात की तामील करेंगे। आप अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसी के मुताबिक बताएं कि मुझे ख्याल खानी करने वालों से मुल्की मफादात के लिए क्या काम लेना है। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि आप लोगों की पॉलिसी दुरुस्त है और हमारे टेलीपैथी जानने वाले जवानों को कहीं से नुकसान नहीं पहुँचेगा तो मैं उनसे काम लूँगी, वरना गलत पॉलिसी हुई तो हम में से किसी की टेलीपैथी तुम्हारे काम नहीं आएगी। एक हाकिम ने कहा, वाह क्या चालबाजी है। हम अपने मुल्क के हुक्मरान होंगे लेकिन तुम दरपर्दा हमारे सरों पर बैठकर हुकूमत करोगी। दूसरे हाकिम ने कहा, यह बात नहीं है। हमें मरीना की सच्ची और खरी बातों को तस्लीम करना चाहिए। हम सबकी नाक़िस पॉलिसियों के सबब हमें टेलीपैथी के शोबे में ज़बरदस्त नुकसान पहुंचता रहा है। मरीना हमारे जवानों को वापस लाकर ये नुकसान पूरा कर रही है। लिहाजा जहां तक टेलीपैथी का ताल्लुक़ है, मरीना को एक बार इसकी जिम्मेदारियां सौंप कर इसे अपने तौर पर काम करने का भरपूर मौका देना चाहिए। सुपर मास्टर ने कहा, हाँ इसमें कोई हरज नहीं है। हालांकि ये मेरा शोबा है, फिर भी मैं बखूबी मरीना की इसलिए हिमायत कर रहा हूँ
कि इसने अब तक ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए हैं। आइंदा भी इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। रफ्ता रफ्ता मेरीना को हिमायत हासिल होने लगी। आला हुक्काम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो रहे थे कि इस ज़हीन लड़की को अपने तौर पर काम करने का पूरा मौका देना चाहिए। जनरल ने कहा, आप लोग नशे में हैं, इसलिए सोचे समझे बगैर एक लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। मैं ऐसे जज्बाती फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं हूं। मेरीना ने कहा, जनरल, तुम्हें दरअसल ये अंदेशा है कि मैंने आला हुक्काम और फ़ौज के अहम अफसरान की हिमायत हासिल कर ली तो अपने अंकल को जनरल के ओहदे पर वापस ले आऊंगी, फिर तुम्हें कमतर ओहदे पर जाना होगा। वो गुस्से से बोला, ये झूठ है। ये मत भूलो कि मैं चोर ख्यालात पढ़ लेती हूँ, अभी तुम्हारे दिमाग में थी। क्या मैं अपनी ज़बान से बताऊं कि? वो बात अधूरी छोड़कर जनरल के दिमाग में आई। वो बेख्तियार बोला, नहीं, मैं ये भूल गया था कि तुम मेरे अंदर आ सकती हो। वाकई मैं जनरल के ओहदे से नीचे नहीं जाना चाहता और तुम्हारे अंकल के वापस आने का रास्ता रोकना चाहता हूँ। सुपरमास्टर ने कहा, जनरल, ये बड़े अफसोस की बात है कि मरीना हमारे मुल्क की खोई हुई टेलीपैथी की क़ुव्वतें वापस ला रही है और तुम एक ओहदे के खातिर उसकी मुखालफत कर रहे हो। मरीना ने कहा, मैं पहले कह चुकी हूँ कि सिर्फ टेलीपैथी के शोबे तक महदूद रहूँगी। आला हुक्काम और फ़ौजी अफसरान के मामलात में मुदाखलत नहीं करूँगी। अलबत्ता एक दरख्वास्त करूँगी कि मेरे अंकल को 24 घंटे के लिए जनरल के ओहदे पर वापस लाया जाए, फिर इज्जत और वक़ार से उन्हें रिटायर किया जाए। जनरल ने कहा, मेरीना ने बड़ी दानिशमंदी से दरख्वास्त की है। मैं 24 घंटे के लिए जनरल के ओहदे से सुबकदोश हो जाऊंगा। मेरीना चाहती तो ये बात जबरन मनवा सकती थी, लेकिन वो बड़ी जहानत और सलीके से दूसरों की हिमायत हासिल करना जानती थी। मीटिंग बर्खास्त होने तक सब उसके हामी बन गए और ये फैसला हो गया कि टेलीपैथी का शोबा उसके हाथ में रहेगा और वो अहम मामलात में सुपर मास्टर से रब्ता करती रहेगी। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। एक इजी चेयर पर बैठी हुई थी, सामने बिस्तर बुला रहा था, मगर वहां जाकर लेटने से वो सारे बदन में आकर दुखने लगता था। ये अच्छी बात नहीं थी। वो अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक हर काम करती थी, मगर गुजरी हुई बदन तोड़ बातें वक्त बे वक्त याद आ जाती थीं। सारे काम छोड़कर बिस्तर पर लेटकर उसे सोचते रहने को जी चाहता था और ये बात जहानत और मुस्तकिल मिजाजी के खिलाफ थी। ऐसी बेचैनी के दौरान एक बात समझ में आई कि उसने पारस को तारीक कमरे में पहुंचाकर गलती की है। इसी वजह से वो ज़्यादा याद आता है, ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है। दिल कहता था 2 कदम पर तहखाना है, वो ज़रा देर उसके पास वक्त गुजार कर आ सकती है। अगर वो दूर होता और वहाँ तक आसानी से रसाई हासिल ना होती तो सब्र आ जाता। वो ख़ुद को इस हद तक मसरूफ़ रखती कि पारस की तलब महदूद हो जाती, काम भी होता रहता और जज्बात भी नॉर्मल रहते। इसमें शुबा नहीं कि वो बड़ी दानाई से किसी भी शौक़, किसी भी जज्बे को थपक कर दीवानगी को ख़त्म कर देती थी और खूब सोच समझ कर तरीक़ेकार का तयन करती थी। वो पारस को या दुनिया के किसी भी मर्द को अपने लिए लाजमी बनने का मौका नहीं दे सकती थी, इसलिए फ़ैसला कर चुकी थी कि सोनिया से सौदा करेगी। पारस को उसके हवाले करके अपने टेलीपैथी जानने वालों को हासिल करेगी। इससे 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो अपने टेलीपैथी जानने वाले वापस मिल जाएंगे, दूसरे वो हवास पर छाने वाला इतनी दूर हो जाएगा कि उसे दोबारा हासिल करना दुश्वार हो जाएगा। यूं एक मर्द की हुक्मरानी का खात्मा हो जाएगा। उसने इजी चेयर पर आराम से टेक लगाकर आंखें बंद की, सोनिया के लब व लहजे को याद किया, फिर ख्यालखानी की परवास करती हुई उसके दिमाग में पहुंच गई। उसने कहा, कोड वर्ड सुनाओ। वो कहने लगी, सांस ना रोकना, मैं मेरीना हूँ। वेलकम मेरीना, मुझे ज़हीन लड़कियों पर बड़ा प्यार आता है। कहो कैसे आई हो? पारस का कोई मामला है? हाँ, ये सभी जानते हैं कि वो तुम्हारा लाडला है और तुम मेरी आइडियल हो। मैं तुम्हें बेटे की जुदाई का सदमा नहीं देना चाहती, एक समझौता करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या चाहती हो? अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों की वापसी। तुम उनकी वापसी की शर्त पर पारस को रिहा करोगी? शराय दुश्मनों के दरमियान तय पाती हैं। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। तुम दोस्त कैसे बन सकती हो जबकि मेरी बेटी की जैसी हो? ओह, ये तो मेरे लिए खुशी और फ़ख्र की बात है। मैं दिलो जान से तुम्हें अपनी माँ तस्लीम करती हूँ। दिलो जान से माँ कहती हो तो किसी शर्त के बगैर अपनी माँ को उसका बेटा दे दो। वो गड़बड़ा गई, फिर हंसते हुए बोली, तुम बातों में भी चकरा देती हो। मैं भी जवाबन कह सकती हूँ कि मुझे बेटी समझती हो तो बेटी के मुल्क के टेलीपैथी जानने वालों को वापस कर दो। आखिर हुई ना वही शर्त वाली बात। अभी छोटी सी उम्र में इतनी मक्कार हो कि माँ बनाकर कलेजा नोच लेती हो। यही अंदाज रहा तो आइंदा तजुर्बात तुम्हारी मक्काराना जहानत को और चमकाएंगे। मेरी दुआ है कि तुम तबई उम्र तक सलामत रहो। मैं तुम्हारी ममता के लिए दवा लेकर आई हूँ।
और तुम दुआओं से मुझे बहला रही हो। क्या पारस तुम्हारी कैद में रो रहा है? बिल्कुल नहीं। पत्थर क्या रोएगा? क्या वो बीमार है? पूरी तरह सेहतमंद है। क्या वो परेशान है? हरगिज़ नहीं। वो तो ऐसे मुतमईन है जैसे अपने बेडरूम में हो। जब वो मुतमईन है तो तुम परेशान क्यों हो? उसे अपने पास रखो। क्या कह रही हो? अपने बेटे को मेरी कैद में रखना चाहती हो? मरीना, मुझे तो यूं लगता है कि तुम पारस की कैदी बन गई हो। उससे रिहाई हासिल करने के लिए मेरे पास आई हो। सोनिया के इस नफसियाती हमले ने उसे सोचने समझने पर मजबूर किया। वो फौरन ही समझ गई, बल्कि तस्लीम किया कि वो पारस को अपनी ज़िंदगी से दूर करने और दूसरे लफ्ज़ों में उससे निजात हासिल करके सोनिया के पास आई थी। उसने ढिठाई से इनकार करते हुए कहा, सोनिया, तुम खामखा माहिर नफ्सियात बनकर अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो। तुम मुझे सोनिया कह रही हो? अम्मा जान नहीं कहोगी? कान पकड़ती हूँ। तुमसे कोई रिश्ता कायम करने की कभी हिमाकत नहीं करूँगी। ये हुई तानाई की बात। ऐसे ही तजुर्बात तुम्हें कुंदन बनाएंगे। मैं देख रही हूँ कि तुम मुझे बातों से बहला रही हो और काम की बात नहीं कर रही हो। काम की बात हो तो करूँ। क्या पारस के लिए तुम्हारा दिल नहीं मचलता है? जो पारस तुम्हारी कैद में है उसके लिए दिल न धड़केगा न मचलेगा। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। सोनिया ने अचानक सांस रोककर मजीद कुछ कहे सुने बगैर दिमाग से निकालकर उसकी तौहीन की थी। तौहीन तो उस बड़े कारनामे की थी जिसे मरीना ने अंजाम देकर सुपर ताकतों को चौंका दिया था, और वो कारनामा था पारस का अगवा और तारीक कमरे में कैद। मगर सोनिया ने इतने ज़बरदस्त कारनामे की ऐसी की तैसी कर दी थी। मरीना पहले तो नागवारी से सोनिया के मुताल्लिक सोचती रही, फिर एकदम से चौंक कर सीधी बैठ गई। सोनिया का आखिरी फिक्रा था, जो पारस तुम्हारी कैद में है उसके लिए दिल न धड़केगा न मचलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मरीना की कैद में वो पारस नहीं है जिसके लिए सोनिया की ममता तड़पती है। वो इजी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। ये सवाल गूंज रहा था, क्या मैं धोखा खा रही हूँ? क्या मैंने डमी पारस को कैदी बना रखा है? फरहाद की फैमिली से दुश्मनी रखने वाले अच्छी तरह जानते थे कि बाबा साहिब के इदारे में सोनिया, पारस और अली तैमूर के कई डमी अफराद मौजूद रहते हैं और वक्त ज़रूरत असल की जगह नकल ले लेते हैं। वो सोच रही थी, क्या मेरे साथ भी यही खेल खेला गया है? वो गौर करने लगी। पिछले दिन उसने खुद अपनी आंखों से पारस को बंगले से निकलते देखा था और उसका ताक़ुब करते हुए जगत आंटी के मकान तक पहुंची थी। वहां पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहने वाले पारस ने ही रात को कमरे में आकर उसकी तीमारदारी की थी। हो सकता है इसी दौरान कोई घपला हो गया हो। जब वो अपने बाप के जरिए कार बदलकर जगत आंटी के यहाँ आई तो इतनी देर में डमी ने असल पारस की जगह ले ली हो। उसने फिर सोनिया के दिमाग में आकर कहा, मेरे सामने तुम्हारी मक्कारी नहीं चलेगी। मेरी कैद में असल पारस है। तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बातों में आकर उसे डमी समझकर रिहा कर दूं? वो असली है, असली। जब असली है तो मेरे पास क्यों आई हो? ये बताने के लिए कि मैंने अपनी आंखों से पारस को बंगले से निकलते देखा, खुद उसका ताक़ुब किया, तमाम रात पेइंग गेस्ट बनकर उसके साथ रही। आगे ना बोलो। उसके साथ रात गुजारने की वजह से तुम्हारी परेशानियां बढ़ गई हैं। तुम ये तस्लीम करते हुए तौहीन महसूस करती हो कि पारस के धोखे में किसी ऐसे वैसे की आगोश में खुद को हार गई हो। बेशक मेरा बदन किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं है। मैंने पारस को इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि वो फराद अली तैमूर का बेटा है। मैं किसी मामूली शख्स पर थूकना भी गवारा नहीं करूंगी। जो की रिहाइशगाह से निकलकर मेरी कैद में आने वाला पारस है, असली पारस है। तुमसे एक ज़बरदस्त गलती हुई है मरीना। जो पारस जो के बंगले से निकला था तुम्हें उसका ताक़ुब नहीं करना चाहिए था। अगर तुम सब्र व तहम्मुल से उसी बंगले के करीब मौजूद रहती या जो को तन्हा समझकर बंगले में दाखिल होती तो तुम्हें वहां असली पारस नजर आ जाता। पारस ने अभी तक जो का साथ नहीं छोड़ा है। वो पेरिस के एक मिलिट्री अस्पताल में अपनी जो के साथ है। क्या अब समझ में आया कि तुम शुरू ही से डमी के पीछे भागती रही हो? मरीना चंद लम्हों तक सकते में रही। जब यकीन हो गया कि वो एक डमी को अपने हुस्न व शबाब देकर अपने मकाम से गिर गई है तो गुस्से में चीख कर बोली, मैं गोली मार दूंगी, उस डमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपने इस नामाकूल फैसले पर अमल करने से पहले ये सुन लो, जब हम अपनी किसी डमी को मैदान अमल में लाते हैं तो उससे वादा करते हैं कि उसे बेमौत मरने नहीं देंगे। तमाम सुपर ताकतें और तंजीम के सरबरा आज तक हमारी किसी डमी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। तुम भी उसे गोली नहीं मारोगी, ये मेरा हुक्म है। तुम्हें यह खुशफहमी क्यों है कि मैं हुक्म की बंदी बन जाऊंगी? इसलिए कि तुम्हारा प्यारा प्यारा अंकल साबिक जनरल हमारी कैद में है। ये झूठ है। जनरल के दिमाग में जाकर तस्दीक कर लो। उसने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसी लम्हे अपने अंकल के पास आई, उस अंकल के पास जिसे वो बाप से ज़्यादा चाहती थी। उसके पसीने की जगह खून बहा सकती थी।
क्योंकि जनरल की मोहब्बत, शफकत और तवज्जो ने उसे इतने बुलंद मकाम तक पहुंचाया था। वो एक काल कोठरी के फर्श पर बैठा हुआ था। वहां सिर्फ 0 पावर के बल्ब की रोशनी थी। उसने तड़प कर पूछा, अंकल, आपको किसने कैद किया है? बेटी, कुछ अजनबी लोग थे। उन्होंने साथ चलने को कहा। मैं उनके साथ जाने लगा। रास्ते में दिमागी तौर पर गायब हो गया। जब हाजिर हुआ तो खुद को इस काल कोठरी में पाया। मैंने उनसे पूछा कि मुझसे क्या दुश्मनी है। उनमें से एक ने कहा, जब तक हमारा एक बंदा मरीना की कैद में महफूज है, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं होगी। अगर हमारे बंदे को दिमागी नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारे दिमाग में भी जलजले पैदा होंगे। अगर उसे जानी नुकसान पहुंचा तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अंकल, आप फिक्र ना करें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये नुकसान क्या कम है कि मैं इस उम्र में आरामदेह बिस्तर छोड़कर काल कोठरी के ठंडे फर्श पर बैठा हूं। मैं आपको जल्द ही रिहाई दिलाऊंगी। वो फिर सोनिया के पास आ गई। कहने लगी, तुम पक्की चुड़ैल हो, अपनी तरफ आने वाली मुसीबत का तोड़ कर लेती हो। बेशक मैं तुमसे बहुत कुछ सीख रही हूं। मैंने मुख्तसर सी मुद्दत में कामयाबियां ही कामयाबियां हासिल की हैं। आज पहली बार तुम्हारे सामने हथियार डाल रही हूं। ये शिकस्त मुझे हमेशा याद रहेगी और जवाबी शिकस्त तुम पर उधार रहेगी। खुदा करे तुम्हारे हौसले जवान रहें। मैं अभी आधे घंटे में पारस की डमी को रिहा कर दूंगी। इस आध घंटे में तुम मेरे अंकल को आज़ाद कर दो। सोनिया ने कहा, सॉरी, तुम पारस की डमी को जिस्मानी तौर पर आज़ाद करोगी, ज़हनी तौर पर वो तुम्हारा गुलाम रहेगा। मैं भूल गई थी कि उसे ज़हनी तौर पर गुलाम बनाया है। ठीक है, मैं उसके दिमाग में जाकर अपने ही तनवीमी अमल का तोड़ कर दूंगी। मुझे यकीन होना चाहिए कि तुमने पूरी सच्चाई से तोड़ किया है। यह यकीन करने के लिए सलमान वास्ती ख्याल खानी के ज़रिए पारस के अंदर मौजूद रहेगा। वो कहने लगी, इस वक्त लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं। मैं ठीक 3 बजे अमल करूंगी। मेरी एक दरख्वास्त है, जब तक डमी पारस अमल के बाद तनवीमी नींद से बेदार होगा, तब तक 4-6 घंटे गुजर जाएंगे और तब तक मेरे अंकल काल कोठरी के ठंडे फर्श पर बैठे रहेंगे। इसलिए सोनिया ने कहा, मैं समझ गई। तुम 15 मिनट के बाद अंकल के पास जाओ, वो तुम्हें निहायत आरामदेह कमरे में मिलेंगे। मरीना शुक्रिया कहकर फिर अपनी जगह हाजिर हो गई। वो दूसरों से मुख्तलिफ थी। शिकस्त खाकर दिल बर्दाश्ता नहीं हुई थी। एक तो इसलिए गुस्सा नहीं आया कि उसने किसी ऐसी वैसी से नहीं, सोनिया से मात खाई है। दूसरे यह कि सोनिया से पहली ही मुलाकात में ज़बरदस्त तजुर्बात हासिल हुए। सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी, और वो ये कि उसने सुपर मास्टर और आला हुक्काम के सामने पारस को कैदी बनाने का दावा किया था और उसके बदले अपने नौजवानों को वापस लाने का यकीन दिलाया था। अब उन टेलीपैथी जानने वालों की वापसी नहीं होगी। इसके नतीजे में अपने आला हुक्काम के सामने पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। अब उसे अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने की फ़िक्र लाहक हो गई थी। उसने 15 मिनट से पहले ही अपने अंकल के दिमाग में पहुँच कर देखा। वो लोग उसे काल कोठरी से निकाल कर ले जा रहे थे। मैरिना ने सोचा, अगर अंकल को दिमागी तौर पर गायब रखा गया तो वो खुद अंकल के दिमाग में रहकर देखती रहेगी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। मगर वो ले जाने वाले बाबा साहिब के इदारे से ताल्लुक़ रखते थे। चालाकी में किसी से कम नहीं थे। वहाँ के मकामी बाशिंदे बनकर ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने जनरल की आंखों पर पट्टी बांधी और मरीना को मायूस कर दिया। अब वो अंकल की आंखों से रास्तों को नहीं पहचान सकती थी। उसे ले जाने वाले मुस्तकिल गूंगे बन गए थे, बातें नहीं कर रहे थे। मरीना की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। ठीक 15 मिनट बाद आंखों से पट्टी खुल गई। जनरल एक आरामदेह बिस्तर पर था। सराहने की मेज़ पर खाने का सामान था। सर्दी से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े थे। मरीना मुतमईन होकर फिर दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसने सोचा था उसे मौका मिलेगा तो अंकल को सोनिया के आदमियों से छीन कर ले जाएगी, लेकिन उसके आदमियों ने उसे मायूस कर दिया। मायूसी तो पारस की तरफ से भी हुई थी। ये सोचकर दिल डूब रहा था कि वो पारस की तन्हाई में नहीं गई थी, कोई दूसरा ही बहती गंगा में हाथ धो चुका है। इतनी बड़ी तौहीन उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पारस दुश्मन था, मगर तस्लीम कर रही थी कि वो सारी रात अपना अपना सा लगा था और उसके बाद भी अब तक उसे अपनी तरफ खींच रहा था। ओह, फिर ये डमी क्यों मरने चला आया? वो गुस्सा नहीं दिखा सकती थी, डमी को गोली नहीं मार सकती थी। उस डमी में उसके अंकल की जान थी। इन हालात में गुस्सा थूक कर अपने ऊपर बीती हुई आपबीती को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसने ज़रा संजीदगी से डमी के मुताल्लिक सोचा, इसलिए भी सोचा कि वो उसकी ज़िंदगी का पहला मर्द था। वो हज़ार नफ़रत और गुस्से के बावजूद उसकी आमद और रफ्त को झुटला नहीं सकती थी। जब वो संजीदगी से सोचने लगी तो वो डमी उसे पहाड़ लगा, किसी पहलू से कमतर नहीं लगा। एक लड़की जो आरज़ुएं करती है वो उन आरज़ुओं से भी बढ़कर था। उसके हर जज्बे की दवा था। वो पारस नहीं था,
लेकिन उसकी जवानी का पारस पत्थर बन गया था। दिल कहने लगा उसे अच्छी तरह जांचना परखना चाहिए। जाने क्यों दिल अब भी उसको पारस कह रहा था और जहानत कह रही थी, जब उसकी सूरत पारस की है, आवाज़ और लहजा, कद-ओ-कामत और दिल जीत लेने का अंदाज सभी कुछ पारस जैसा है, तो उसे अपना पारस बनाकर ही क्यों ना रखा जाए। ये एक नया और अछूता आइडिया था। जब वो अपना सब कुछ उसे सौंप चुकी थी तो फिर उसे गोली मारना या अपनी जिंदगी से दूर फेंक देना सरासर हिमाकत होती। अब वो हिमाकत नहीं करना चाहती थी। ये खिलौना लेकर बहल जाने वाली बात नहीं थी। वो पारस ना होते हुए भी हर पहलू से पारस था। इस दुनिया में कौन सी बिगड़ी है जो बन नहीं जाती। यहाँ दूसरा दिल मिल जाता है, दवा मिल जाती है, एक नया सनम मिल जाता है, और ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाया करता है। मरीना यूं उठकर खड़ी हो गई जैसे दिल का फैसला मान लिया हो कि आओ चले, ले आएंगे बाजार से जाकर दिल और जान। और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस कमरे में आई जहां एक चोर दरवाज़ा था जो नज़र नहीं आता था क्योंकि आगे पीछे दोहरी दीवारें थीं। एक खुफिया सिस्टम के जरिए एक दीवार एक तरफ सरकती थी तो उसके पीछे वाली दीवार में वो दरवाज़ा दिखाई देता था। मरीना उस दरवाजे से गुजरकर एक तंग राहदारी में आ गई। वहाँ एक जीने से उतरकर तहखाने में पहुंची। एक बड़े से हॉल के चारों तरफ 8 दरवाजे थे। उन दरवाज़ों के पीछे मुख्तलिफ तारीख कमरे थे जहाँ मुख्तलिफ कैदी रखे गए थे। मरीना ने एक अलमारी खोलकर उसमें से एक बल्ब निकाला, फिर अलमारी बंद करके एक दरवाजे के पास आई। ख्यालखानी के जरिए पारस के दिमाग में पहुंची। उसने इस पहलू से सोचा था कि पारस के लबो लहजे के जरिए वो असली पारस के दिमाग में क्यों नहीं पहुंचती है, डमी के पास कैसे पहुंच जाती है। ये बात साफ और सीधी सी थी कि पारस के टेलीपैथी जानने वाले बुजुर्गों ने तनवीमी अमल के जरिए उसका लबो लहजा बदल दिया और उसका असली लबो लहजा डमी के दिमाग में नक्श कर दिया है। यही वजह है कि वो डमी के पास चली आई है। वो तारीख कमरे में सो रहा था। मरीना ने उसके खाबीदा दिमाग को हिदायत दी कि वो गहरी नींद में डूबा रहे। इस कमरे में कोई भी आए, अंधेरे से रोशनी भी हो, तो उसकी आंख ना खुले। उसके बाद उसने चाबी से दरवाज़ा खोला। तारीख कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को अंदर से बंद किया। अब वो खुद जैसे एक तारीख खबर में थी। वो हाथ से दीवार को टटोलकर स्विच बोर्ड के पास आई, फिर दूसरे हाथ से बल्ब लगाकर स्विच ऑन कर दिया। यकबारगी तारीकी छट गई। कमरे की 4 दीवारी में जैसे दिन निकल आया। वो निगाहों के सामने बिस्तर पर सो रहा था। सर से पांव तक पारस ही पारस था। उसे रोशनी में देखते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि वो मसरूर हो रही है या सुरूर में आ रही है। शायद मसरूर इसलिए थी कि वो रोशनी में बिल्कुल पारस था, और सुरूर इसलिए आ रहा था कि वो तारीकी में भी वही होता था जो अब तक हो चुका था। बदमाश कहीं का। वो धड़कते हुए सीने पर हाथ रखकर बिस्तर के पास आई। उसे गौर से देखने लगी। शायद कहीं से वो अपना ना लगे, अजनबी लगे तो वो मुंह फेर कर चली जाए, लेकिन दिल जिस तरफ फिर गया था उधर से वो मुंह ना फेर सकी। उस पर झुककर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी, उसके चेहरे को जगह जगह सहलाने लगी। फिर और करीब आकर अपना चेहरा उसके चेहरे पर रख दिया। भला से वो पारस ना हो, वो जो भी हो, उसकी जिंदगी का पहला सिकंदर था और आखिरी भी यही रहेगा। वो थोड़ी देर तक उसे देख देख कर उसे पूछती रही। गहरी गहरी सांसें यूं लेती रही जैसे सांसों के जरिए उसे अपने अंदर खींच रही हो। फिर वो जज्बों से बेहाल होकर उठ गई। दीवार के पास आकर स्विच को ऑफ किया। अचानक दिन से रात हो गई। गहरी तारीकी छा गई। उसने अपने स्कार्फ से बल्ब को पकड़ा क्योंकि अब वो गर्म हो गया था। बड़ी देर में ठंडा होने वाला था। उसने बल्ब को और दरवाजे की चाबी को बिस्तर के गद्दे के नीचे छुपा दिया। अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई दूसरे पलंग पर आई। फिर वहां बैठकर उसके खाबिदा दिमाग को हिदायत दी कि अब वो रफ्ता रफ्ता बेदार हो जाए। जब वो नींद से बेदारी की तरफ आने लगा तो वो दिमाग से निकल आई। फिर होले होले सिसकियां लेने लगी, रोने की आवाज़ निकालने लगी। चंद मिनट के बाद पारस की जमाई लेने की आवाज़ आई। फिर वो चौंक कर बोला, कौन है ये, कौन रो रहा है? वो होले से चीख मारकर सहमे हुए अंदाज में बोली, तुम कौन हो और यहाँ कितने लोग हैं? मैं तो खुद को तन्हा समझ रही थी, और मैं अब तक तन्हा था। इस अंधेरे में पूरे कमरे को टटोल कर देख चुका था। उस वक्त तुम नहीं थी, अब कहाँ से आ गई हो? मैं क्या बताऊं, सोचती हूं तो पागल सी हो जाती हूं। मैं हाइड पार्क के एक ओपन रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रही थी। 2 घूंट पीने के बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। पता नहीं कॉफ़ी में दवा हल की गई थी या कोई तिलिस्म था। मैं इस तारीकी में पहुंच गई। पता नहीं कितना वक्त गुजर चुका है। मेरी कलाई पर घड़ी तो है मगर वक्त नहीं देख सकती। प्लीज़ लाइट ऑन कर दो। यहाँ लाइट होती तो मैं अंधेरे में नहीं रहता। मैं होश में आने के बाद देर तक चीखती रही।
मुझे पलंग से नीचे पांव रखते हुए डर लगता है। पता नहीं ये कैसी जगह है। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। ये एक साफ सुथरा कमरा है, पुख्ता फर्श है। तुम दोनों हाथों से रास्ता टटोलकर इस कमरे के जोग्राफिया को और अटैच बाथरूम को समझ सकती हो। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। प्लीज़ मुझे हौसला दो कि हम जल्द ही इस अंधेरे से निकल जाएंगे। एक कैदी दूसरे कैदी को झूठे दिलासे तो दे सकता है, सच्चा हौसला नहीं दे सकता। क्या तुम टेलीपैथी जानती हो? ये क्या चीज़ है? ताज्जुब है, तुम टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानती? मैं आयरलैंड के एक बहुत छोटे से कस्बे में रहती हूँ। वहाँ सुना करती थी कि इंसान चांद पर पहुँच गया है। मुझे लंदन शहर देखने का बड़ा शौक था। मैं यहाँ मम्मी डैडी के साथ आई थी। इतना कहकर वो रोने लगी। पारस ने पूछा, अरे तुम रो रही हो? और क्या करूं, मम्मी और डैडी मुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं अकेली हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते? मैं आ रहा हूं। वो रास्ता टटोलता हुआ दूसरे बिस्तर पर आ गया। फिर कहने लगा, तुम कहाँ हो? अपना हाथ बढ़ाओ। दोनों ने टटोलते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। पारस का एक हाथ उसके भरे भरे बाजुओं पर पहुंचा। वो कहने लगा, अरे तुम तो नौजवान हो। रोने की आवाज़ सुनकर मैं तुम्हें बच्ची समझ रहा था। वो फिर रोते हुए बोली, क्या जवान लड़कियां मुसीबत में नहीं रोती हैं? अरे रोती हैं। अब तो चुप हो जाओ, मैं आ गया हूं। वो करीब आकर उससे लग कर बोली, मुझे डर लग रहा है। पारस थोड़ी देर के लिए थम सा गया, जम सा गया। उसे कुछ महसूस हो रहा था। मारिया ने उसे सिर्फ जहर का आदी नहीं बनाया था, सांप की फितरत या उसकी सूझबूझ का अंदाज भी दिया था। वो सांप की तरह अपने शिकार को पहचान लेता था, हाँ अंधेरे में सूंघ कर या छू कर। मैरीना के बदन के लम्स ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि वो अछूती नहीं है। वो पूरी की पूरी उसके हाथों से गुजर चुकी है। उसकी गुर्बत, उसका अंदाज और उसकी एक एक अदा चुगली खा रही थी कि मैं पेइंग गेस्ट हाउस वाली हूँ। और मैरीना को यह यकीन कामिल था कि अंधेरे में पहचानी नहीं जाएगी। क्या खूब आंख मचोली थी। पारस ने आंखों पर अंधेरे की पट्टी होने के बावजूद पहचान लिया था। मैरीना की आंखों पर अंधे जज्बात की पट्टी बंधी हुई थी। वो सहरज़दा होकर सब कुछ भूल गई थी और खुशफहमी में मुब्तला थी कि पारस को भी औंधे मुंह गिरा लिया है। वक्त गुजर गया। तब पारस ने पूछा, तुम कहाँ हो? वो सीने पर सर रख कर बोली, तुम्हारे पास हूं। क्या तारीकी में डर नहीं लग रहा है? नहीं, यूं लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ रोशनी हो गई है। तुम कैसे जादूगर हो, अंधेरे को मेरे दिमाग से मिटा दिया था। तुमने आते ही दस्तरखान बिछा दिया जैसे पुरानी मेज़बानी हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास आकर यूं लगा जैसे पार्क के रेस्टोरेंट की तरह फिर होश उड़ गए हों। अब तो होश में हो, अपना नाम बता दो। मेरा नाम एली है, पूरा नाम एलिज़ाबेथ है। तुम पूरे होशो हवास में नहीं हो, इसलिए अपना नाम भूल रही हो। भला कोई अपना नाम भी भूलता है? और तुम तो यूं कह रहे हो जैसे मेरा कोई दूसरा नाम जानते हो। जानता हूं मैरीना। वो लेटी हुई थी, हड़बड़ाकर उठना चाहती थी। पारस ने एक बाजू के हिसार में उसकी गर्दन दबोच ली। वो उठ न सकी। रुकी रुकी सांसों के दरमियान कहने लगी, ये क्या हरकत है? क्या यही मेरे प्यार का सिला है? नाम याद आ गया? हाँ हाँ, छोड़ दो मुझे। जब याद आ गया है तो छोड़ देता हूं। उसने छोड़ दिया। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं कि आंखें बंद कर लो। तुम जिस हाल में भी हो, आंखें खुली रखने से फर्क नहीं पड़ेगा। आंखें बंद करने का मरहला गुजर चुका है। यू शट अप। वो उसके दिमाग में पहुंच गई। फिर कहने लगी, आंखें बंद करो और गहरी नींद सो जाओ। उसे सलमान वास्ती की आवाज़ सुनाई दी। तुम इसे सुलाकर जाना चाहती हो ताकि ये बाहर का रास्ता मालूम ना कर सके। वो कहने लगी, तुम सलमान वास्ती? हाँ, याद दिलाने आया हूं। तुमने 1 घंटे बाद डमी पारस के दिमाग में अपनी तनवीमी अमल का तोड़ करने को कहा था। वो 1 घंटा गुजर चुका है। वो कहने लगी, मुझे आधे घंटे की मोहलत दो। सिस्टर मोहलत दे सकती हैं। क्या सोनिया को सिस्टर कहते हो? हाँ, तुम्हें भी सिस्टर की असमत और बरतरी को तस्लीम करना चाहिए। उन्हें एहतरामन मादाम कह सकती हो। ठीक है, सोनिया के दिमाग में चलो, मैं ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। वो सलमान के साथ सोनिया के दिमाग में आई। फिर बोली, आज से मैं आपको एहतरामन मादाम कहा करूँगी। एहतराम बाद में भी कर सकती हो, पहले डमी पर तनवीमी अमल का तोड़ करो। मैं अभी करती हूँ। एक ज़रूरी गुजारिश है। बड़े मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो, करो गुजारिश। मैंने धोखे में आकर पारस की डमी को कैदी बना लिया, लेकिन इधर 30 घंटों के दौरान ये डमी मेरे लिए बहुत अहम हो गया है। मैंने इसे पारस समझकर कबूल किया था, मगर अब वो जो कोई भी है,
मेरे जिस्म जान का मालिक है। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। मादाम आप औरत हैं और ये तस्लीम करेंगी कि एक इज्जतदार औरत उसी मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारती है जो पहली बार उसकी तन्हाइयों में आता है। मैं जानती हूँ, लेकिन पारस का रोल अदा करने वाला वो डमी बहुत ही ज़हीन और बासलाहियत है, हमारे लिए अहम है। क्या तुम उसे एक औरत की इज्जत से अहम कहोगी? नहीं, इस मामले में तुम्हारी हिमायत करूँगी, लेकिन ये दानिशमंदाना मशवरा दूंगी कि महबूब को ग़ुलाम बनाकर नहीं रखा जाता। पहले तनवीमी अमल का तोड़ करो, उसे खुद आज़ादी से सोचने और समझने दो कि वो तुम्हारे मुताल्लिक फ़ैसला करे। अगर वो डमी तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगा तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। ओह सोनिया, मेरा मतलब है मादाम सोनिया, तुम वाकई ग्रेट हो। अब मुझे आधे घंटे की मोहलत दो, मैं ठीक 3:45 तनवीमी अमल का तोड़ करूंगी। मैं तुम्हें मोहलत देती हूँ। एक बात और, वो ये कि सलमान वास्ती को 3:45 से पहले डमी के पास जाने की इजाज़त ना दें। ठीक है, सलमान ठीक अपने वक्त पर वहाँ जाएगा, वो खुश होकर बोली। लॉट ऑफ थैंक्स मादाम। वो तारीख कमरे में पारस के पास हाजिर हो गई। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? वो कहने लगा, शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। मैं जानती हूँ, ज़्यादती तुमने नहीं की थी। सलमान वास्ती ने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। मैं अपने तमाम ख्याल खानी करने वालों को जानता हूँ। मेरे ये बुज़ुर्ग वक्तन फ़वक्तन मेरे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आते। मैं सांस रोक लिया करता था। पता नहीं मेरी दिमागी तवानाई कब बहाल होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम पारस नहीं हो? वो हंसकर बोला, मैं पारस नहीं हूं तो और कौन हूं? तुम उसकी डमी हो। बाबा साहिब के इदारे में तुम पर तनवीमी अमल के ज़रिए या शायद ब्रेन ऑपरेशन के ज़रिए तुम्हारी पिछली ज़िंदगी की यादों को भुला दिया गया है। मैंने भी तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हें अपना ताबेदार बनाया है। तुमने मुझे अपना ताबेदार क्यों बनाया है? ताकि तुम हर जाई ना बनो। एक ज़रा इंसानियत से और शराफत से सोचकर जवाब दो कि मेरे जिस्मो जान और इज्जत के मालिक बनकर मुझे ठुकरा दोगे? हरगिज़ नहीं। मैं आखिरी सांस तक कभी तुमसे बेवफाई नहीं करूंगा। तुम ये क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें ठुकरा सकता हूं? मादाम सोनिया का हुक्म है कि मैं तुम्हें उनके हवाले कर दूं। इनकार करूंगी तो वो मेरे अंकल को गोली मार देंगी। मादाम सोनिया कौन होती हैं? हमारे दरमियान दीवार बनने वाली। तुम उन्हें मादाम नहीं मम्मा कहते हो। तुम्हारे दिमाग पर मेरे तनवीमी अमल का असर है, इसलिए अपनी मम्मा की मुखालफत में बोल रहे हो। अभी मैं अपने अमल का तोड़ करूंगी तो तुम मेरे मुखालिफ हो जाओगे। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं। अगर तुम्हें अंदेशा है तो अपने अमल का तोड़ ना करो। मेरे अंकल मादाम सोनिया की कैद में हैं। मैं तोड़ नहीं करूंगी और तुम्हें मादाम के हवाले नहीं करूंगी तो अंकल मुझे जिंदा नहीं मिलेंगे। किसी तरह मम्मा से मेरी बात कराओ। मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो अंकल को किसी शर्त के बगैर रिहा कर दें। वो तुम्हारी बात नहीं मानेंगी, क्योंकि ये सब कुछ तुम मेरे मामूल की हैसियत से कहोगे। बड़ी मुश्किल है। एक बात बताओ, क्या तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो? मैं अपनी चाहत कैसे बयान करूं? तुमने किसी तनवीमी अमल के बगैर मुझे तस्खीर किया है। मैं तुम्हारी मामूला और कनीज़ा बनकर रह गई हूं। तुम मेरी इज्जत, मेरा लिबास हो। मादाम तुम्हें छीन लेंगी तो मेरा लिबास उतर जाएगा। मैं कभी बेलिबास रहना पसंद नहीं करूंगी। जब इतनी गहरी चाहत है तो अंकल को मर जाने दो। ये क्या कह रहे हो? किसी एक की कुर्बानी लाजमी है। अंकल को हालात के रहमो करम पर छोड़ दो या उन्हें वापस लाने के लिए मुझे मम्मा के हवाले कर दो। तुम नहीं जानते, अंकल मेरी दुनिया है, मेरा ईमान है। उन्होंने मुझे इज्जत, शोहरत, दौलत और बर्तरी के आसमान पर पहुंचाया है। मैं तुम्हारे लिए एहसान फरामोश बन जाऊंगी तो सोचो, एहसान फरामोश किसी के नहीं होते। कभी बुरे वक्त में तुमसे भी धोखा करूंगी, उस वक्त तुम्हें कितना सदमा होगा। तुम बहुत अच्छी और सच्ची हो। मैं खुशनसीब हूं कि तुम्हारी बेइंतहा मोहब्बत मिल रही है। तुम्हें हर हाल में अंकल को वापस लाना चाहिए। मुझे वक्ती तौर पर दूर कर दो। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो फिर हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। मरीना वहां से उठकर अंधेरे में रास्ता टटोलती हुई दूसरे बिस्तर के पास आई। गद्दे के नीचे से बल्ब और दरवाजे की चाबी निकाली। फिर पारस से कहा, मेरे पास आओ। वो भी रास्ता टटोलता हुआ करीब आया। मरीना ने उसके हाथ में चाबी और बल्ब देकर दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। पारस ने उसकी मर्जी के मुताबिक दरवाज़ा खोला, उसके साथ बाहर आया, फिर दरवाजे को लॉक किया। वहाँ की एक अलमारी को खोलकर उसके अंदर बल्ब को रखा। उसके बाद वहाँ से चलता हुआ सीने पर आ गया और चोर दरवाजे से गुजरता हुआ उस महलनुमा इमारत से बाहर आ गया। मरीना उसके साथ चल रही थी। दोनों कार की अगली सीटों पर आकर बैठ गए।
पारस तारीक कमरे से बाहर आया था। बाहर भी रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वह कैद खाने से बाहर आ गया है। अभी वो टेलीपैथी का कैदी था। उसने कार स्टार्ट की, उसे ड्राइव करता हुआ इहाते से बाहर आ गया, फिर एक स्ट्रीट से गुजरकर शाहराह पर तेज रफ्तारी से कार चलाने लगा। 5 मिनट के बाद सलमान ने उसके दिमाग में आकर पूछा, मरीना, तुमने इसके दिमाग पर मुकम्मल कब्जा जमाया हुआ है, क्या तुम मेरी सोच की लहरों को सुन सकती हो? वो पारस की जबान से बोली, हाँ, इसके जरिए कार ड्राइव करने के लिए मुकम्मल कब्जा ज़रूरी है। हम 10 मिनट में एक होटल तक पहुंचेंगे। मैं वहां एक कमरा किराए पर हासिल करके इस पर किए हुए अमल का तोड़ करूंगी। बहुत चालाक हो। तारीक कैद खाने में तोड़ नहीं किया। अगर करती तो ये डमी होश व हवास में बाहर आ जाता और हमें उस तारीक कैद खाने का पता चल जाता। प्लीज़ अभी बातें ना करो, मेरी तवज्जो पारस की ड्राइविंग पर है। क्या तुम चाहते हो कि हादसा हो जाए? खुदा ना करे ऐसा हो। मैं 15 मिनट बाद होटल के कमरे में आऊँगा। वो चला गया। मरीना को एक नया आइडिया मिल गया। हादसे की बात करते ही ख्याल आया कि पारस इस हादसे में जख्मी हो जाए और कमज़ोर हो जाए तो ऐसी हालत में तनवीमी अमल का तोड़ नहीं होगा। इसके ज़ख्म भरने और तवानाई हासिल करने तक ये सोचने समझने का मौका मिल जाएगा कि वो उसे कैद खाने से निकालने के बाद भी किस तरह अपना ताबेदार बनाकर रख सकती है। उसने एक जगह गाड़ी रुकवा दी, फिर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ दिया। उसने चौंक कर आसपास देखा, फिर पूछा, मैं इस कार में कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है? तुम रॉबिन्सन रोड पर हो। वो सामने 2 टैक्सियां नज़र आ रही हैं। तुम एक टैक्सी वाले से कहो डॉल्फिन स्क्वायर ले जाए। डॉल्फिन स्क्वायर के दाएं तरफ एक B क्लास होटल है, वहाँ एक कमरा हासिल करो। मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आऊँगी। उसने पारस को कई पाउंड के नोट दिए। वो हुक्म का बंदा बना हुआ था। कार से उतर कर चला गया। मरीना ने स्टीयरिंग सीट संभाल ली। वहाँ से कार ड्राइव करती हुई अपने प्राइवेट बंगले की तरफ जाने लगी। वो इस पहलू से सोच रही थी कि सलमान उसे डमी पारस के साथ एक कार में देख चुका है। अगर अपने आदमियों को ताक़ुब में लगाएगा तो वो उनके चुंगल में फंस जाएगी। ये उसकी दानाई थी। सलमान ने वाकई पारस के जरिए मालूम किया था कि वो रॉबिन्सन रोड से गुजर रहा है। उसने लंदन में मुस्तकिल रहने वाले अपने ख़ास आदमियों को उधर दौड़ा दिया था। इससे पहले ही मरीना ने रास्ता बदल दिया था। उसने बहुत दूर निकल आने के बाद सलमान वास्ती को मुखातिब किया। वो कहने लगा, मेरे दिमाग से चली जाओ, मैं तुम्हारे दिमाग में आऊँगा। सॉरी, मैं भी अपने दिमाग में जगह नहीं दूंगी। ज़रूरी बातें सुनना चाहो तो मादाम सोनिया के पास आ जाओ। वो दोनों सोनिया के पास आ गए। मैरीना ने कहा, मैंने डमी को कैद से रिहा कर दिया है और उसे एक होटल में जाने को कहा है। सलमान ने पूछा, अभी तुम उसके साथ थीं, फिर उसे आज़ाद क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि तुम मुझे उसके साथ कार में सफ़र करते हुए देख चुके थे। अपने आदमी मेरे पीछे लगा सकते थे और शायद लगाए भी हों। मैं अपने तौर पर हिफाजती तदबीर पर अमल कर रही हूँ। अगर पारस को कोई हादसा पेश आया तो? पारस बच्चा नहीं है। अगर बच्चा समझते हो तो उसके दिमाग में रहो। वो होटल के कमरे में पहुँचने तक आज़ाद है। उसके बाद मैं उसके पास जाकर तनवीमी अमल का तोड़ करूँगी। सोनिया ने कहा, मरीना ठीक कह रही है। जब वो तारीक कैद खाने से बाहर आ चुका है तो सलमान, तुम भी मरीना के अमल का तोड़ कर सकते हो। मैं तो मरीना से इसलिए तोड़ करने को कह रही थी कि कैदी बना हुआ था। हमारे लिए उस डमी की रिहाई लाजमी थी और वो रिहा हो चुका है। वो कहने लगी, मादाम अगर तुम पहले कहती कि डमी की रिहाई के बाद तुम्हारा कोई ख्याल खानी करने वाला मेरे अमल का तोड़ करेगा तो मैं इसकी रिहाई में इतनी देर ना करती। एक जगह मेरी बहुत अहम मसरूफियात हैं, तुम्हारी मेहरबानी होगी मुझे दूसरी जगह मसरूफ़ रहने दो। बेशक तुम जाओ, मगर ये समझ लो, जब तक डमी पारस तुम्हारे शहर से नहीं निकलेगा तुम्हारे अंकल को रिहाई नहीं मिलेगी। मैं मुतमईन हूं कि तुमने मेरे अंकल को एक आरामदेह कमरे में नज़रबंद किया है। मैं तुम पर एतमाद करते हुए इनकी रिहाई का इंतज़ार करती रहूंगी। वो एक जगह कार रोक कर ख्यालखानी कर रही थी, फिर उसे ड्राइव करती हुई अपने प्राइवेट बंगले में आ गई। अब उसके हाथ में एक चाल आ गई थी। जिस वक्त सलमान पारस के दिमाग में जाकर तोड़ करेगा, मरीना भी उसके अंदर रहेगी। चुपके चुपके सलमान के अमल को नाकाम बनाएगी और इस खुशफहमी में मुब्तला रखेगी कि डमी के दिमाग से मरीना का तनवीमी अमल ख़त्म हो चुका है। वो एक ईजी चेयर पर बैठकर पारस के दिमाग में पहुंच गई। वहां सलमान पहले से पहुंचा हुआ था और तनवीमी अमल के जरिए पारस को ट्रांस में ला रहा था। मरीना उसके अमल को खामोशी से नाकाम बनाती रही। उधर सलमान को कामयाबी का यकीन होता रहा। उसने अमल के इख्तिताम पर उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। पारस के दिमाग में खामोशी छा गई थी। मरीना ने सलमान के इत्मीनान के लिए उसे सोने के लिए छोड़ दिया।
10 मिनट तक खामोशी रही, फिर सोच के जरिए बोली, पारस बेदार हो जाओ। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी, फिर पूछा, मैरीना तुम मेरे पास हो? हाँ तुम्हारे पास हूँ। सलमान की तसल्ली के लिए तुम्हें सुला दिया था। मेरी जान तुमने तोड़ होने नहीं दिया। मैंने भी यही सोचा था कि कोई भी मुझ पर अमल करेगा तो मैं उसे धोखा दूंगा, बज़ाहिर मामूल बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे ही शहर में रहूंगा। ओ पारस, मैं बहुत खुश हूं। अब तुम मेरे ही रहोगे। हम आर्जी तौर पर जुदा होंगे, लेकिन जब चाहेंगे एक दूसरे की आगोश में चले आएंगे। अंकल सलमान मुझे 3 घंटे की नींद सोने के लिए छोड़ गए हैं, लिहाजा तुम मुझे सुला दो। मैरीना ने उसे सुला दिया। जब वो गहरी नींद में डूब गया तो वो अपनी जगह वापस आ गई। वो बहुत बड़ी बाजी हारते हारते जीत गई थी। अब डमी पारस जहां भी रहता, उसके दिमाग से मैरीना को ये मालूम होता रहता कि सोनिया, सलमान और अली तैमूर वगैरह कहाँ कहाँ मसरूफ़ हैं और मैरीना के मुल्क के खिलाफ क्या कुछ कर रहे हैं। वो डमी को पहले आलायकार, बाद में यार समझती थी। वो अपनी जहानत और हिकमत अमली की धाक जमा रही थी। इससे बड़ी कामयाबी और क्या होती कि सोनिया के मुकाबले में मैदान मार रही थी। डमी पारस को सोनिया के हवाले करने के बाद भी उसे अपनी मुट्ठी में रखने वाली थी। ये हकीकत है कि हद से ज़्यादा कामयाबियां आदमी का दिमाग ख़राब कर देती हैं। या तो वो मगरूर हो जाता है या फिर हर बार कामयाबी का यकीन करते हुए अपने मामूलात को हर पहलू से जांचना भूल जाता है। मैरीना भी ये भूल गई थी कि सोनिया से पाला पड़ा है। सोनिया ने अपनी चालबाजी से उसे अच्छी तरह यकीन दिला दिया था कि उसकी कैद में असली पारस नहीं है बल्कि डमी है। ये एक नफ्सियाती हमला था। बुलंदी पर जाने वाली औरत किसी मामूली शख्स को जीवन साथी नहीं बनाती। मैरीना की सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज हो गई कि उसने पारस के धोखे में किसी छोटे आदमी को अपने जिस्म जान का मालिक बना दिया है, और उस डमी की इतनी ही अहमियत है कि वो जनरल के बदले उसे वापस कर दे तो ठीक है, वरना इधर मैरीना के हुक्म से डमी को गोली मारी जाएगी, उधर मैरीना के अंकल को गोली मार दी जाएगी। मैरीना ने उसकी चाल में आकर यही समझा कि कैद में असली पारस होता तो उसे गोली मारने की बात न की जाती। लिहाजा एक डमी की खातिर अपने अंकल की मौत का सामान नहीं करना चाहिए। सोनिया ये भी जानती थी कि सलमान पारस के दिमाग में तोड़ करने जाएगा तो मैरीना अपनी चाल चलेगी, सलमान के अमल को नाकाम बनाएगी। इसलिए सोनिया ने मुझे बुलाया था। मैंने कहा मैं तंजीम वाले मुल्क में बहुत मसरूफ़ हूँ, क्या मेरी मौजूदगी ज़रूरी है? वो कहने लगी, मैं भी उसी मुल्क में हूँ। हमारी कोई भी मसरूफियात बेटे से ज़्यादा अहम नहीं हो सकती। सलमान पारस पर नाकाम अमल करेगा, तुम खामोश तमाशाई बनकर रहोगे, क्योंकि वहाँ मैरीना यकीनन अपनी चाल चल रही होगी। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि उसका खेल ख़त्म हो गया है और वो चली गई है तो तुम पारस को उसके शहर से निकालोगे। मैंने यही किया। जब मैरीना पारस को सुलाकर चली गई तो मैंने आधे घंटे तक इंतज़ार किया। फिर यकीन हो गया कि वो मुतमईन होकर गई है। तब मैंने अपने बेटे को ट्रांस में लाकर उसे पूरी तरह मामूल बनाकर मैरीना के तनवीमी अमल के मुतालिक पूछता किया, और उसके जहन में ये बातें नक्श करता गया कि मैरीना का अमल दिमाग से मिट चुका है। वो उसका मामूल और ताबेदार नहीं रहेगा, लेकिन मैरीना की आमद पर वो सांस नहीं रोकेगा, उसे खुशफहमी में मुब्तला रखेगा, हस्ब दस्तूर उसका ताबेदार रहेगा। मैंने पारस के दिमाग के एक खाने को मुकफ़िल किया और ये हिदायत की कि अहम राज की बातें उस खाने में मुकफ़िल रहेंगी और मैरीना की सोच की लहरें वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी। इस तरह वो डमी पारस बनकर उसे दोस्ती का यकीन दिलाता रहेगा। मुझे तंजीम वाले मुल्क में दिमागी तौर पर हाजिर रहना था, इसलिए मैं सोनिया को अपने काम की रिपोर्ट देकर चला गया। 3 घंटे बाद मैरीना पारस के पास आई। वो बेदार हो रहा था। उसने सांस नहीं रोकी क्योंकि दिमागी तवानाई बहाल नहीं हुई थी। अगर बहाल हो जाती तब भी मेरे तनवीमी अमल के मुताबिक वो मैरीना की आमद पर सांस न रोकता। वो उसके दिमाग में खामोश रही। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सलमान वास्ती की आवाज़ सुनाई दी, हेलो पारस, क्या कमज़ोरी महसूस कर रहे हो? वो उठकर बैठ गया। जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिस्टर ने कहा है कि लंदन छोड़ दो, पेरिस चले आओ। आप मम्मा से कह दें मैं उस वक्त तक लंदन से नहीं जाऊँगा जब तक मुझे ट्रैप करने वाली मेरी गिरफ्त में नहीं आएगी। मैरीना ने तुम्हारी पसली में गोली मारी थी। तुम्हें बाकायदा इलाज कराना और आराम करना चाहिए। तुम्हारा ज़ख्म कैसा है? गोली 2 पसलियों के दरमियान से ऊपर खाल उधड़कर गुजर गई थी। हड्डियां पसलियां सलामत हैं, मामूली सा ज़ख्म है, मरहम पट्टी हो गई थी और एक बार हो जाएगी। मम्मा से कह दें मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम मैरीना से मुतासिर हो
और उसकी ज़ात में कशिश महसूस करते हो? आप लोग मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं। मैं किसी से मुतासर नहीं होता। हाय मगर मरीना क्या चीज़ है। आप अंकल हैं, इसलिए आपके सामने उसकी हिज्जे नहीं कर सकूंगा। शैतान कहीं के, कुछ ना बोलते हुए भी बोल रहे हो। मुझे सही तौर पर बताओ, क्या मरीना से सहरज़दा हो? देखिए, आप बुजुर्ग होकर अंदर की बात पूछ रहे हैं। ला हौल वला कुव्वत। बाप शेर तो बेटा सवा शेर। मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। पारस थोड़ी देर चुप रहा, फिर सोचने लगा। अंकल वगैरह खुशफहमी में मुब्तला रहेंगे कि मैं मरीना के शहर से निकल गया हूं। कोई मेरे दिल से पूछे, मैं कभी इस हसीना की गुदास बाहों से आज़ाद होना पसंद नहीं करूंगा। वो मेरी है और मैं उसका रहूंगा। वैसे मरीना ने अंकल सलमान के अमल को नाकाम बनाकर खूब चक्कर चलाया है। बस एक नुकसान है कि मरीना के पास आज़ादी से नहीं जा सकूंगा, वरना राज खुल जाएगा कि मैं अभी तक उसका ताबेदार हूं। मरीना खामोशी से उसकी सोच पढ़ रही थी और खुश हो रही थी। फिर कहने लगी, पारस, हम ज्यादा देर जुदा नहीं रहेंगे। जब तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल होगी तो तुम्हारे बुजुर्ग इजाज़त के बगैर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकेंगे। ये मालूम नहीं कर सकेंगे कि तुम छुपकर मेरी बाहों में आ गए हो। मैं अभी जाकर मरहम पट्टी कराऊंगा और जल्द से जल्द तवानाई हासिल करूंगा। तुम अभी मेरे पास रहोगी? मैं तुम्हारी मम्मा के पास जा रही हूं, थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी। वो उसके दिमाग में खामोश रही। पारस उसके हुस्न व शबाब के मुताल्लिक सोच रहा था और उससे दोबारा मिलने की ख्वाहिश में बेचैन हो रहा था। मरीना मुतमईन और खुश होकर चली गई। तब पारस को दिमाग कुछ हल्का सा महसूस हुआ। वो समझ गया अब कोई उसके अंदर नहीं है। गोली से लगने वाला जख्म मामूली था। वो एक आध रोज़ में दिमागी तवानाई हासिल कर लेता। इससे पहले मैंने उसके दिमाग को हसास बना दिया था, इसीलिए वो सलमान और मरीना की आमद को महसूस कर लेता था और मेरी हिदायत के मुताबिक उस एहसास को दिमाग के उस खाने में छुपा देता था जहां मरीना नहीं पहुंच सकती थी। वो सोनिया के पास आकर कहने लगी, मेरे तनवीमी अमल का तोड़ हो चुका है। डमी पारस आज़ाद है। अब मेरे अंकल को रिहा कर दो। तुम्हारे अंकल को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन ये बताओ, तुमने मेरे पास आकर क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा है। तुम किसी भी मुखालिफ को ज़बरदस्त शिकंजे में फांस कर उससे अपनी बातें मनवा लेती हो। क्या तुमने वो शिकंजा देखा है जो मेरे पास आकर भी तुम्हें दिखाई नहीं दिया? मरीना चौंक कर बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? सोनिया ने कहा, अगर मैं ये तस्लीम कर लेती कि तुम्हारी कैद में असल पारस है तो तुम अंकल के बदले भी उसे वापस ना करती। तुम्हें यह पुख्ता यकीन होता कि असल पारस की सलामती के लिए मैं तुम्हारे अंकल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने असली पारस को तुम्हारे हवाले कर दिया है? मैंने डमी का शोशा छोड़कर अपने बेटे को तुमसे आज़ादी दिलाई है। मरीना चंद लम्हे के लिए सोनिया के दिमाग से निकल आई। उससे कह जब्त नहीं हो रहे थे। वो अपने बेडरूम में हाजिर होकर खुशी से उछल पड़ी। उसकी तन्हाइयों में आने वाला कोई ऐरा गैरा नहीं था, सचमुच पारस था। उसने पारस को जीत लिया था और उसकी दानिश में सोनिया के फरिश्तों को भी ये मालूम नहीं हो सकता था कि वो असल पारस अब तक उसका मामूल और ताबेदार है। वो खुलकर कह लगाने लगी। उसके अंदर से बेख्तियार कह उभर रहे थे। आज तक किसी ने सोनिया को इस तरह उल्लू नहीं बनाया होगा जैसा कि वो अपनी दानिश में बना चुकी थी। क्या ज़बरदस्त चक्कर चला था। सोनिया का दावा था कि वो मरीना को डमी का फरेब देकर असली पारस को कैद से निकाल लाई है, जबकि असली पारस दिमागी तौर पर अब भी मरीना का कैदी था और उसके हुस्न व शबाब का मद्दा था। ऐसी ज़बरदस्त कामयाबी पर कौन खुश नहीं होता, इसलिए वो कह लगा रही थी। बेचारी ने पहली बार सोनिया से टक्कर ली थी। इतनी जल्दी उसके हथकंडों को समझ नहीं सकती थी। जब कभी ये भेद खुलेगा कि पारस बज़ाहिर उसका मामूल और ताबेदार बनकर उसे फरेब देता रहा है, तब मालूम होगा कि वो सोनिया की नादानी पर नहीं, खुद अपनी शिकस्त पर कह लगाती रही है। तब वो तस्लीम करेगी कि सोनिया वो बला है जो ऊपर से खुशियां देकर अंदर से जड़ काट देती है। सुल्ताना मसरूफ थी। सोनिया के दिमाग में रहकर उसकी प्लानिंग को अच्छी तरह समझ रही थी। अचानक ख्यालखानी का सिलसिला टूट गया। उसने सोनिया के दिमाग से वापस आकर देखा। सलमान उस पर झुका हुआ कह रहा था, भाई कब तक ख्यालखानी करती रहोगी? कुछ मेरा भी ख्याल करो। वो उसे परे हटाते हुए बोली, अरे क्या करते हो? मैं सिस्टर के पास से अचानक चली आई हूं। वो क्या सोचती होंगी? तुम तो ऐसे घबरा और शर्मा रही हो जैसे सिस्टर हमें देख रही हैं। वो देख लेती हैं जो हम नहीं देख पाते।
जहां हम टेलीपैथी के जरिए पहुंच नहीं पाते, उनसे कुछ कहे सुने बगैर चली आई हूं। वो समझ गई होंगी। क्या समझ गई होंगी? छोड़ो, मुझे जाने दो। ये तो बता दो कितनी देर तक इंतज़ार करूंगा? 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। वो फिर ख्यालखानी की परवास करके सोनिया के पास आ गई। उसने पूछा, अचानक कहाँ चली गई थी? वो एक बिल्ली ने अलमारी से मेरे बिस्तर पर छलांग लगाई थी, इसलिए। सोनिया ने बात काट कर कहा, इसलिए तुमने दिमागी तौर पर हाजिर होकर देखा तो वो बिल्ली नहीं बिल्ला था। ओ सिस्टर, आप बस यूं ही छेड़ती हैं। मैं छेड़ूं तो कोई बात नहीं, वो छेड़ेगा तो तुम यहाँ पूरी तवज्जो से मेरी प्लानिंग पर अमल नहीं कर सकोगी। उससे कहो 1 आध घंटे के लिए दूसरे बेडरूम में जाए। मैंने समझा दिया है, ये करवट बदल कर सो रहे हैं। मछली की प्लेट सामने हो तो क्या बिल्ला आंखें बंद कर लेगा? तुम मुझे न समझाओ, मेरी बात समझो। अभी तुम्हें तन्हा रहकर पूरी तवज्जो से काम करना है। जी, मैं अभी आती हूँ। सुल्ताना ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सलमान को घूर कर देखा। वो बड़ी देर से उसके हसीन चेहरे को तक रहा था। वो गुस्से से कहने लगी, सिस्टर ने अच्छी तरह समझ लिया है कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई, मैं तो खामोशी से देख रहा हूँ। क्या मसरूफियात के दौरान ये एहसास नहीं होता रहेगा कि तुम मेरे पास हो और मुझ पर बिल्ले की तरह गुर्रा रहे हो? चलो उठो यहाँ से, दूसरे कमरे में जाओ। क्यों जाऊं? मैंने शादी की है, भगा कर नहीं लाया हूं। वो बिस्तर से उठ गई, तेजी से चलती हुई दूसरे बेडरूम के दरवाजे पर आई, फिर उसे खोलते हुए बोली, सिस्टर का हुक्म है कि मैं मसरूफियत ख़त्म होने तक तन्हा रहूं। अगर तुम दरवाजे पर दस्तक भी दोगे तो मैं सिस्टर से शिकायत कर दूंगी। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर बेड पर आकर आराम से नीम दराज होकर सोनिया के पास आ गई। सोनिया ने एक जगह कार रोक कर कहा, वो सामने मार्था का बंगला है, मैं उसके इहाते में जा रही हूँ, मेरे पास मौजूद रहो। यस सिस्टर, अब नहीं जाऊंगी। वो कार से निकलकर मोहतात अंदाज में चलती हुई बंगले के पिछले हिस्से में आ गई। मार्था का जिक्र पहले हो चुका है। वो गोल्डन ब्रेन्स की दस्ते राज थी। उनके लिए ऐसे ऐसे काम करती थी जो बड़ी अहमियत के हामिल होते थे और वो बड़ी राजदारी से किए जाते थे। मार्था की तरह 4 औरतें और 6 मर्द ऐसे थे जो गोल्डन ब्रेन्स के दस्ते राज कहलाते थे और उनके लिए नहायत अहम खिदमात अंजाम देते थे। उन अहम राजदार और दस्ते राज कहलाने वालों ने भी कभी किसी गोल्डन ब्रेन का असली चेहरा नहीं देखा था और ना ही असली आवाज़ सुनी थी। इसके अलावा गोल्डन ब्रेन्स के मुतालिक वो जो कुछ जानते उसका जिक्र अपने बाप से भी नहीं करते थे। मार्था अपने शौहर से इसी बात पर नाला रहती थी कि वो बड़ी मोहब्बत से उसे आगोश में लेकर गोल्डन ब्रेन्स के बारे में पूछता था। मार्था प्यार के जज्बों में बहने के बावजूद उसकी आगोश से निकल जाती थी और कहती थी, मैं जज्बात में अंधी नहीं होती, ये कीड़ा दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारे बहलाने फुसलाने से किसी गोल्डन ब्रेन का जिक्र ले बैठूंगी। उसके शौहर का नाम जॉन फ्रॉस्ट था। वो दोनों अपने 6 साला बेटे रॉकी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। जॉन फ्रॉस्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक जूनियर अफसर था। मार्था अपने शौहर से इंटेलिजेंस के शोबे की बात नहीं पूछती थी। वो ना पूछने के बावजूद बता दिया करता था और कहता था, हम मियाँ बीवी के दरमियान कोई राज नहीं रहना चाहिए। मैं अपने बेटे रॉकी की कसम खाकर कहता हूँ कि गोल्डन ब्रेन्स के बारे में जो कुछ तुम बताओगी वो मेरे सीने में एक अमानत के तौर पर छुपा रहेगा। लेकिन वो जिद की पक्की और गोल्डन ब्रेन्स की वफादार थी। अपने शौहर को वार्निंग देती थी, तुम जिद करोगे या मुझ पर जबर करोगे तो मैं गोल्डन ब्रेन्स से शिकायत करूंगी। वो तुम्हें जेल की आनी सलाखों के पीछे फेंक देंगे। ये वार्निंग सुनकर जॉन फ्रॉस्ट बड़बड़ाता था। बीवी अपने शौहर को जेल भेजने की धमकी देती है। क्या ऐसी बीवी वफादार हो सकती है? बेवफा समझते हो तो तलाक दे दो, मैं अपने बेटे के साथ बाकी ज़िंदगी गुजार लूँगी। सुल्ताना ने पेरिस में मार्था को ट्रैप किया था और उसे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करके अपनी मामूला बना लिया था। इस तरह मालूम हुआ था कि मार्था गोल्डन ब्रेन्स की दस्ते रास्त है और जॉन फ्रॉस्ट नामी शख्स के साथ अज़वाजी ज़िंदगी गुजारते हुए एक बच्चे की माँ भी बन गई है। शादी से पहले जॉन फ्रॉस्ट से यह तय पाया था कि वो मियाँ बीवी बनने के बाद भी एक दूसरे के शोबे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे और कोई किसी से उसके शोबे का राज मालूम नहीं करेगा। जॉन फ्रॉस्ट शादी के बाद अपने वादे पर कायम नहीं रहा। वो मुख्तलिफ बहानों से गोल्डन ब्रेन्स के मुताल्लिक कुछ न कुछ पूछने लगा। सुल्ताना ने यह बात सोनिया को बताई। सोनिया ने कहा, जॉन फ्रॉस्ट की हरकतें बता रही हैं कि वो तंजीम वाला होने के बावजूद तंजीम वाली हुकूमत का वफादार नहीं है, किसी दूसरे मुल्क या दूसरी तंजीम के लिए काम कर रहा है और गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने के लिए उसने मार्था को अपनी बीवी और एक बच्चे की मां बनाया है।